नमस्कार, आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। किसान आंदोलन पर फैसला आज, केस वापसी, मुआवजे पर किसानों और सरकार में सहमति। आज मीटिंग के बाद आंदोलन खत्म करने पर फैसला। दिल्ली बॉर्डर पर चल रहा किसान आंदोलन आज यानी बुधवार को खत्म हो सकता है। सिंघू बॉर्डर पर मंगलवार को हुई संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक में इस पर फैसला नहीं हो पाया। यह बैठक दिल्ली के सिंघू बॉर्डर पर हुई। आज फिर मीटिंग बुलाई गई है। संयुक्त किसान मोर्चा ने बताया कि केस वापसी और मुआवजे को लेकर केंद्र सरकार के प्रस्ताव पर किसान सहमत हैं। ऐसे में आज बैठक के बाद किसान आंदोलन खत्म करने पर फैसला लिया जा सकता है। बिजली एक्ट पर केंद्र सरकार ने राज्यों से बात करने और उनका समाधान निकालने का आश्वासन दिया है। HPSC नौकरी भर्ती कांड में नागर बर्खास्त। गवर्नर ने कहा 2016 के HCS नागर भविष्य में नौकरी के लायक नहीं है। विजिलेंस ने बरामद किए 3 करोड़ 50 लाख रुपए। हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन यानी HPSC की भर्तियों में लाखों रुपए लेकर लोगों को सिलेक्ट करवाने के मामले में गिरफ्तार किए जा चुके हरियाणा सिविल सर्विस यानी HCS के अधिकारी अनिल नागर को बर्खास्त कर दिया गया है। 2016 बैच के HCS अधिकारी अनिल नागर की बर्खास्तगी के आदेश मंगलवार यानी 7 दिसंबर को हरियाणा के चीफ सेक्रेटरी संजीव कौशल ने जारी किए। विजिलेंस ब्यूरो ने 18 नवंबर को HPSC के डिप्टी सेक्रेटरी अनिल नागर को 90 लाख रुपए कैश के साथ उनके दफ्तर से गिरफ्तार किया था। बर्खास्तगी वाले पत्र में खुलासा हो गया है कि नागर ने रिश्वत की रकम अपने कार्यालय में ही ली थी। बर्खास्तगी के आदेशों में दर्ज है कि नागर ने 18 नवंबर को अपने कार्यालय में नगद राशि प्राप्त की थी। भर्ती कांड में कुल 3 करोड़ 50 लाख रुपए बरामद किए जा चुके हैं। आदेशों में गवर्नर ने कहा है कि अनिल नागर यानी HCS निलंबन के तहत संविधान के अनुच्छेद 311(2)(b) के आधार पर सरकारी सेवा में भविष्य में रोजगार के लिए अयोग्य है। हरियाणा में फिर बढ़ने लगे कोरोना के मरीज। गुरुग्राम में सर्वाधिक यानी 86 संक्रमित मरीज मिले। कोरोना के नए वेरिएंट के खतरे के बीच हरियाणा में अचानक कोरोना संक्रमितों की संख्या में उछाल आया है। पिछले 24 घंटों में 32 नए संक्रमित मिले हैं, जो पिछले 131 दिनों में सबसे ज्यादा है। इससे पहले 28 जुलाई को 32 कोरोना मरीज मिले थे। इसके साथ ही संक्रमित केसों की संख्या बढ़कर 180 पहुंच गई है। गत दिवस गुरुग्राम में सर्वाधिक यानी 18 कोरोना संक्रमित मिले। सिरसा में 7, फरीदाबाद में 3, यमुनानगर में 2 और कैथल व पलवल में 1-1 मरीज मिला है। इस दौरान 14 मरीज ठीक भी हुए हैं। मौजूदा समय में 7 जिलों यानी चरखी दादरी, फतेहाबाद, झज्जर, रेवाड़ी, जींद, महेंद्रगढ़ और भिवानी में एक भी संक्रमित केस नहीं है। गुरुग्राम में सर्वाधिक 86 संक्रमित मरीज हैं। फरीदाबाद में 36, पंचकुला में 15, सिरसा और यमुनानगर में 11-11, हिसार और करनाल में 4-4, सोनीपत, पानीपत, रोहतक, कैथल और कुरुक्षेत्र में 2-2 केस तथा पलवल में 1 एक्टिव केस है। हरियाणा के 17 जिलों में कपास का एरिया बढ़ाने के लिए सरकार किसानों को कर रही है प्रोत्साहित। हरियाणा की हरी भरी धरती अब सफेद सोना भी उगलने वाली है। गेहूं व अन्य फसलों की पैदावार के साथ साथ प्रदेश कपास की पैदावार में भी अपनी अलग पहचान बनाएगा। जहां प्रदेश कपास की पैदावार को कमजोर होता देख सरकार ने इसको बढ़ाने का लक्ष्य निर्धारित किया है, ताकि जहाँ प्रदेश में कपास की बिजाई एरिया घट रहा है उसे किसी प्रकार से बढ़ाया जाए। साथ ही किसानों की लागत को भी कम करने व बरानी एरिया में सिंचाई की मुख्य समस्या को दूर करने का भी प्रयत्न किया है। इसी उद्देश्य से सरकार प्रदेश के 17 जिलों में कपास का एरिया बढ़ाने के लिए किसानों को प्रोत्साहित कर रही है। इसके लिए जिला हिसार, फतेहाबाद, सिरसा, भिवानी, चरखी दादरी, रोहतक, झज्जर, सोनीपत, जींद, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, पानीपत, फरीदाबाद, मेवात, गुरुग्राम, पलवल व कैथल का चयन किया गया है। अगर किसान 60/36 गुणा 10 फीट का टैंक बनवाता है तो उसकी 3,50,000 लीटर पानी की क्षमता होगी और किसान को 2,25,000 रुपए की सब्सिडी दी जाएगी। वहीं यदि किसान 65/55 गुणा 10 फीट का टैंक बनवाता है तो उसमें 7 लाख लीटर पानी आएगा। इसके लिए किसान को 3,34,000 रुपए की सब्सिडी दी जाएगी। इस टैंक से 2 हेक्टेयर यानी 5 एकड़ में सिंचाई हो सकती है। बुजुर्गों और शादीशुदा लोगों के लिए पेंशन योजना, सरकार देगी 1 लाख से ज्यादा। कम निवेश में पेंशन की गारंटी के लिए अटल पेंशन योजना एक अच्छा विकल्प है। अभी अटल पेंशन योजना के तहत सरकार 60 साल के बाद 1,000 से 5,000 रुपए महीना पेंशन की गारंटी देती है, यानी सालाना आपको 60,000 रुपए पेंशन मिलेगी। अगर पति पत्नी दोनों निवेश कर रहे हैं तो दोनों को पेंशन मिल सकती है। सरकार की इस स्कीम में 40 साल तक की उम्र तक का व्यक्ति आवेदन कर सकता है। मौजूदा नियमों के अनुसार अगर 18 साल की उम्र में योजना से अधिकतम 5,000 रुपए मंथली पेंशन के लिए जोड़ते हैं तो आपको हर महीने 210 रुपए देने होंगे। मान लीजिए कि अगर 5,000 रुपए पेंशन के लिए आप 35 की उम्र में जुड़ते हैं तो 25 साल तक हर 6 महीने में 5,323 रुपए जमा करना होगा। सरकारी योजना से जुड़ी कुछ अन्य बातें इस प्रकार से हैं। आप पेमेंट के लिए 3 तरह का प्लान चुन सकते हैं: मंथली निवेश, तिमाही निवेश या 6 माही निवेश। इसमें टैक्स छूट का फायदा मिलता है। एक सदस्य के नाम से सिर्फ एक अकाउंट ही खुलेगा। अगर 60 साल के पहले या बाद में सदस्य की मौत हो जाती है तो पेंशन की राशि वाइफ को मिलेगी। अगर सदस्य और वाइफ दोनों की मौत हो जाती है तो सरकार नॉमिनी को पेंशन देगी।
पीएम किसान सम्मान निधि योजना के लाभार्थियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी निकलकर सामने आ रही है। 10वीं किस्त पाने के लिए सरकार ने योजना के तहत बेनिफिशियरी लिस्ट मोदी सरकार ने जारी कर दी है। जिन किसानों के खाते में पैसे ट्रांसफर होने वाले हैं उनकी लिस्ट सामने आ चुकी है। अगले सप्ताह से इन किसानों के बैंक अकाउंट में 15 से 25 दिसंबर के बीच अगली किस्त के पैसे जमा होने की शुरुआत हो सकती है। मोदी सरकार ने इसके लिए जरूरी सभी इंतजाम पूरे कर लिए हैं। आप भी इस लिस्ट में अपना नाम तुरंत चेक कर सकते हैं। कुछ किसानों को 2-2 हजार रुपए की बजाय 4-4 हजार रुपए मिलने वाले हैं। कई किसानों को अब तक 9वीं किस्त का पैसा नहीं मिल पाया था। इन किसानों को इस बार 9वीं और 10वीं किस्त एक साथ मिलने वाली है। अगर आप केंद्र सरकार की एक ऐसी स्कीम में निवेश करना चाहते हैं जो सुरक्षित भी हो और जहां एक बार प्रीमियम भरने के बाद साल भर आपको इंश्योरेंस का कवरेज मिले, तो आप मोदी सरकार की जीवन ज्योति बीमा योजना में निवेश कर सकते हैं। साल 2015 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक ऐसी ही बीमा योजना की शुरुआत की थी, जिसमें साल में सिर्फ 330 रुपए के प्रीमियम पर 2 लाख रुपए तक का बीमा कवर मिल जाता है। इस स्कीम का नाम है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के लिए हर साल प्रीमियम सिर्फ 330 रुपए है। यह योजना 18 से 50 साल की उम्र का कोई भी भारतीय नागरिक ले सकता है। जीवन ज्योति बीमा पॉलिसी की मैच्योरिटी की उम्र 55 साल है। इस टर्म प्लान को हर साल रिन्यू करना पड़ता है। इसमें अश्योर्ड अमाउंट या कहा जाए कि बीमा की रकम 2 लाख रुपए है। मोदी सरकार ने देश के हर नागरिक तक जीवन बीमा का लाभ पहुंचाने के लिए 9 मई 2015 को प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना की शुरुआत की थी। PMJJBY में बीमा खरीदने के लिए किसी भी मेडिकल की जांच की आवश्यकता नहीं होती है। इस पॉलिसी को लेना बहुत ही आसान है और यही इसकी सबसे अच्छी बात है। किसी भी बैंक की शाखा में जाकर या आप घर बैठे अपने बैंक के नेट बैंकिंग के माध्यम से इस स्कीम के तहत बीमा करवा सकते हैं। इस योजना में एनरोल करने के 45 दिन के भीतर बीमा धारक की सामान्य मौत हो जाती है तो उसके परिजनों को बीमा का लाभ नहीं मिलता है। हालांकि अगर पॉलिसी धारक की मौत दुर्घटना में होती है तो बीमा कवर का फायदा तत्काल मिलेगा। एनसीआर में शामिल हरियाणा के 14 जिलों में 10 साल पुराने डीजल व 15 साल पुराने सभी पेट्रोल वाहन होंगे जब्त। बीते 6 वर्षों में कई बार चेतावनी के बावजूद राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र यानी एनसीआर में 10 साल से अधिक पुराने डीजल वाहन और 15 साल से पुराने पेट्रोल वाहन को सड़कों पर दौड़ाने से बाज नहीं आ रहे वाहन मालिकों पर अब सरकार सख्त हो गई है। परिवहन और पुलिस विभाग ने ऐसे सभी वाहनों को सड़क पर दिखते ही जब्त करने के अभियान में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। राहत की बात यह है कि पुराने वाहनों को एनसीआर के बाहर बेचने या फिर हस्तांतरित करने के लिए 3 महीने की छूट दी गई है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में हरियाणा के 14 जिले पड़ते हैं, जिनमें सोनीपत, पानीपत, करनाल, जींद, रोहतक, झज्जर, गुरुग्राम, पलवल, फरीदाबाद, भिवानी, चरखी दादरी, मेवात, महेंद्रगढ़ और रेवाड़ी शामिल हैं। इन जिलों में करीब 6 लाख वाहन निर्धारित समय सीमा पूरी कर चुके हैं। दीपेंद्र हुड्डा बोले, सत्ता की मलाई खाने वालों को अगले चुनाव में लोग नहीं बख्शेंगे। सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने कहा है कि जेजेपी जन सरोकार नहीं बल्कि विश्वासघात रैली कर रही है, क्योंकि जेजेपी ने हरियाणा की जनता के साथ विश्वासघात किया है। जन भावनाओं का अनादर करके सत्ता की मलाई खाने वालों को अगले चुनाव में लोग नहीं बख्शेंगे। अगर जेजेपी नेता जनता को दी गई अपनी जबान पर खरे उतरते तो प्रदेश में आज बीजेपी की सरकार नहीं होती। उन्होंने आगे कहा कि अगर जेजेपी के नेता ये समझते हैं कि भाजपा को समर्थन देकर सरकार बनवाने का उनका फैसला ठीक था तो उनको इस्तीफा देकर इसी मुद्दे पर फिर से चुनाव लड़ना चाहिए। यदि वो दोबारा चुनाव जीत जाते हैं तो फिर भले ही बीजेपी के साथ सरकार में शामिल हो जाएं, इसमें किसी को कोई ऐतराज नहीं होगा। उन्होंने तंज कसा कि चुनाव प्रचार में जिनको भेजते थे यमुना पार, उन्हीं के साथ मिलकर बना ली सरकार। उन्होंने कहा कि अगर लोग भाजपा सरकार से संतुष्ट होते तो साल 2019 में हुए विधानसभा चुनाव में पूर्ण बहुमत से चंडीगढ़ में भाजपा की सरकार बनवाते, लेकिन हरियाणा की जनता ने भाजपा सरकार के 14 में से 12 मंत्रियों को हराकर घर बैठा दिया। हरियाणा के एक एक कोने से लोगों ने भाजपा को हराया, लेकिन यही जज्बा थी जिसने हरियाणा की जनता के जनादेश का सौदा कर लिया और सत्ता में साझेदार बन गई। इस दगाबाजी को हरियाणा का मतदाता कभी नहीं भूलेगा और समय आने पर इसका सूद समेत हिसाब करेगा। कश्मीर हिमाचल की हवाओं से राजस्थान में बड़ी ठंड। 24 घंटे में जयपुर, सीकर के फतेहपुर का पारा 5 डिग्री तक गिरा। कई इलाकों में कोहरा। जम्मू कश्मीर, हिमाचल समेत पहाड़ी राज्यों में हुई बर्फबारी ने राजस्थान में ठंड बढ़ा दी है। मंगलवार को प्रदेश के उत्तरी हिस्से में तापमान गिरा है। बीकानेर, गंगानगर में सीजन में पहली बार तापमान 10 डिग्री सेल्सियस के नीचे आया है। वहीं हनुमानगढ़ और चूरू में सुबह कोहरा रहा। सुबह शाम शीतलहर चलने की संभावना है। अगले 2 से 3 दिन में मौसम साफ रहेगा। प्रदेश के कुछ एरिया में शीतलहर चलने जैसी स्थिति बन सकती है। जयपुर मौसम केंद्र की रिपोर्ट देखें तो मंगलवार को झुंझुनू, बीकानेर, गंगानगर, नागौर, चूरू, हनुमानगढ़ में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस के नीचे दर्ज हुआ। वहीं उत्तरी भारत के हनुमानगढ़, गंगानगर एरिया में तो सुबह हल्की धुंध भी रही। जयपुर मौसम केंद्र के मुताबिक उत्तरी राजस्थान के शेखावटी बेल्ट में सुबह शाम हल्की गति से शीतलहर चलने की संभावना व्यक्त की जा रही है।
मोदी की बीजेपी सांसदों को चेतावनी, पीएम ने कहा बदल जाइए वरना बदल दिए जाएंगे, बच्चों जैसा बर्ताव न करें। भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी की पार्लियामेंट्री पार्टी मीटिंग में मंगलवार को पीएम नरेंद्र मोदी ने अपने सभी सांसदों को दो टोक नसीहत दी है। सदन से गायब रहने वाली सांसदों से उन्होंने कहा कि आप खुद को बदलिए, नहीं तो हम बदलाव करेंगे। कड़े शब्दों में पीएम ने कहा कि अनुशासन में रहें, समय से आएं और अपनी बारी होने पर ही बोलें। साथ ही यह भी कहा है कि बच्चों की तरह बर्ताव न करें। मोदी ने कहा कि संसद की कार्रवाई और बैठकों में नियमित रहें और लोगों के हित में काम करें। उन्होंने कहा है कि यह मेरे लिए अच्छा नहीं है कि मैं आपकी अनुशासनहीनता को लेकर परेशान रहूं और आपको बच्चों की तरह ट्रीट करूं। बच्चों को भी एक ही बात कई बार कही जाए तो उन्हें पसंद नहीं आती है। बैठक में गृह मंत्री अमित शाह, वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल, विदेश मंत्री एस जयशंकर और संसदीय कामकाज के मंत्री प्रहलाद जोशी मौजूद थे। शेयर बाजार अपडेट। सेंसेक्स 886 पॉइंट बढ़कर 57,633 पर बंद। बैंकिंग और आईटी शेयर्स तेजी में। टाटा स्टील 4% बढ़त के साथ बंद। बीते दिन की भारी गिरावट के बाद बाजार तेजी के साथ बंद हुआ। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज यानी बीएससी का सेंसेक्स 886 पॉइंट यानी 1.56% की बढ़त के साथ यानी 57,633 पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 267 अंक बढ़कर यानी 17,169 पर बंद हुआ। केवल एशियन पेंट्स गिरावट में रहा। टाटा स्टील 4% तेजी के साथ बंद हुआ। एक्सिस बैंक, कोटक बैंक, इंडसइंड बैंक सहित सभी बैंक बढ़त में रहे। इनमें 1 से लेकर 3% तक की तेजी दिखाई दी। निफ्टी के 50 शेयर में से 45 स्टॉक तेजी में जबकि 5 गिरावट में रहे। इसके बढ़ने वाले शेयर्स में हिंडाल्को, जेएसडब्ल्यू स्टील, टाटा स्टील और कोटक बैंक है। गिरने वाले शेयर्स की बात करें तो सिप्ला, टेक महिंद्रा, एयरटेल और डिवीज लैब्स शामिल हैं। हरियाणा में पटवारी, ग्राम सचिव सहित अन्य परीक्षाओं की तिथि बदली। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग यानी HSSC ने विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तिथियों को बदल दिया है। आयोग ने पटवारी, ग्राम सचिव और कैनल पटवारी ने परीक्षा की तिथियों में संशोधन किया है। इसके अनुसार यह परीक्षाएं अब 7, 8 और 9 जनवरी को हरियाणा के विभिन्न जिला मुख्यालयों और उप मंडलों में आयोजित की जाएंगी। आयोग ने परीक्षा की तिथियों को बदलने का फैसला CBSE बोर्ड की परीक्षाओं से टकराव के चलते लिया है। ऐसे में यह परीक्षा देने जा रहे अभ्यर्थी नई तिथियों के अनुरूप एग्जाम में शामिल होने की तैयारी कर सकते हैं। जनवरी में यह परीक्षा 2 सत्रों में आयोजित की जाएगी। इसके अनुसार सुबह का सत्र सुबह 10:30 बजे से दोपहर 12 बजे तक किया जाएगा। वहीं दोपहर की सत्र की बात करें तो 3 बजे से शाम 4:30 बजे तक आयोजित किया जाएगा। देश में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। 5 दिसंबर को वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी WHO ने इसे वेरिएंट ऑफ कंसर्न यानी VOC घोषित किया था और अब तक देश में 20 से ज्यादा ओमिक्रॉन के मामले दर्ज हो चुके हैं, जिसमें से 17 मामले एक ही दिन में मिले हैं। हालांकि अभी भी ओमिक्रॉन पर रिसर्च पूरी नहीं हुई है, लेकिन एक्सपर्ट्स मानते हैं कि अगर पूरी तरह सुरक्षा का ध्यान नहीं रखा गया तो ओमिक्रॉन से भारत में तीसरी लहर आ सकती है। देश में अब तक दिल्ली, महाराष्ट्र, गुजरात और कर्नाटक में ओमिक्रॉन के मामले सामने आए हैं। 2016 से ही टीम इंडिया से बाहर चल रहे दिग्गज ऑफ स्पिनर हरभजन सिंह क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास ले सकते हैं। इसके बाद वे IPL के किसी फ्रेंचाइजी के स्पोर्ट्स स्टाफ या फिर कोच बन सकते हैं। हरभजन मेगा ऑक्शन में भी टीम के लिए अहम भूमिका निभा सकते हैं। न्यूज एजेंसी PTI के मुताबिक भज्जी अगले हफ्ते ऑफिशियली अपने संन्यास का ऐलान कर सकते हैं। 41 साल के हरभजन इस IPL सीजन में कोलकाता नाइट राइडर्स का हिस्सा थे। हालांकि IPL 2021 के दूसरे फेज में उन्हें एक भी मैच खेलने का मौका नहीं मिला। हरभजन ने अपना आखिरी इंटरनेशनल मैच साल 2016 में खेला था।